तो आज मैं आउटर लिमिट्स के सीजन 1 के एपिसोड द न्यू ब्रीड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर स्टीफन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने एक इन्वेंशन के बारे में बात कर रहा होता है। और यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन एक काफी जाना माना साइंटिस्ट होता है जो कि यहाँ पर इंसान के जीन्स के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। और वो यहाँ पर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के इलाज के लिए एक तरीके की नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था। और उसका कहना था कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का सेलुलर स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें और उसके अंदर से सारे खतरनाक एलिमेंट्स को बाहर निकाल दें तो ऐसा मुमकिन हो सकता है हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और मेरे इन्वेंशन से ठीक ऐसा ही होगा। और यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन अपनी इस रिसर्च को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर दिखा रहा होता है। और वो स्क्रीन पर एक पानी के तालाब की वीडियो दिखाता है। और ये तालाब इंसानों के पॉल्यूशन की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुका था और वो कई तरीके की बीमारियों से भी भरा था। लेकिन फिर स्टीफन के बनाए हुए इन्वेंशन की मदद से उस पानी का रंग पूरी तरीके से बदल जाता है और देखते ही देखते वो पूरा पानी साफ हो चुका था। लेकिन तभी एक आदमी के ये बोलने से यहाँ पर पूरी डिबेट ही छिड़ जाती है। और उसका ये कहना था कि शुरुआत में तो इंसान बीमारियों से बचने के लिए ऐसे इन्वेंशन करा करता है, लेकिन फिर यही इन्वेंशन जाके एक नई बीमारी का रूप ले लेते हैं। और यही सवाल डॉक्टर स्टीफन के इस इन्वेंशन के ऊपर उठाया जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर स्टीफन ने अपने इस इन्वेंशन को सारी बीमारियों के इलाज के लिए बताया था। और दरअसल यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन की बातों से ये साफ पता चलता है कि स्टीफन थोड़ा घमंडी टाइप का है और उसे अपने इन्वेंशन पर पूरा भरोसा था और वो अपने इन्वेंशन पे काफी प्राउड फील करता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ इंटेलिजेंट लोग भी अपने इन्वेंशन की लिमिट्स को असल में नहीं जानते। और यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन को भी नहीं पता था कि उसकी नैनोबॉट टेक्नोलॉजी किस हद तक जा सकती है, क्योंकि ये नैनोबॉट्स डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से बॉडी के अंदर काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन स्टीफन के इस एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्हें स्टीफन के अंदर प्रोफेशनल कंडक्ट की कमी दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वो अपनी इन्वेंशन की कोई जिम्मेदारी तो ले नहीं रहा होता, बल्कि इस इन्वेंशन से वो खुद को भगवान का दर्जा देने लगा था। और यहाँ पर मिस्टर नॉर्मन स्टीफन से कहता है कि उसे भी रूल के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि स्टीफन की वजह से ही पिछली बार ये पूरा डिपार्टमेंट बंद होने की कगार पे आ गया था और स्टीफन की जॉब तक जाने वाली थी। और यहाँ पर मिस्टर नॉर्मन स्टीफन को धमकी दे रहे होते हैं कि अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो वो अपनी ग्रांट भी खो सकता है जो कि उसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर मिलने वाली थी। इस पर स्टीफन नॉर्मन को जवाब देता है कि अगर उसकी इन्वेंशन काम कर गई तो इससे ये यूनिवर्सिटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगी। लेकिन स्टीफन के पास अपनी नैनोबॉट टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने का सिर्फ एक ही मौका होता है, तो वो अपनी ग्रांट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खातिर इस बात के लिए मान जाता है और वो लाइव एनिमल टेस्टिंग के सैंपल्स के लिए भी परेशान नहीं होता। और स्टीफन की इस रिसर्च के लिए उसका दोस्त और उसका कलीग डॉक्टर एंडी भी स्टीफन की इस रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। और यहाँ पर एंडी की स्टीफन की बहन जूली से शादी होने वाली थी और आज वो यहाँ पर ये न्यूज स्टीफन को भी देता है, जिसे सुनकर स्टीफन भी काफी खुश हो गया था। और यहाँ पर स्टीफन एंडी को नैनोबॉट्स दिखाकर कहता है कि मेरी ये रिसर्च काफी कमाल की होने वाली है। और इसके बाद एंडी वहाँ से निकल आता है डॉक्टर मारिया के अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से एंडी की कमर में काफी दर्द होता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स आने पर डॉक्टर एंडी को बताती है कि तुम्हारे पेल्विक रीजन में काफी कैविटी है, इसका मतलब है ऑस्टिरियोग्लोकोमा है। अब ये सुनकर एंडी काफी घबरा जाता है, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि एंडी को पेल्विक कैंसर हो चुका है और डॉक्टर का कहना था कि इस कैंसर की वजह से या तो वो 1 साल में मर जाएगा या तो फिर एंडी को सर्जरी करवानी होगी। अब इसकी वजह से या तो एंडी 1 साल में मर सकता था या तो फिर सर्जरी के बाद उसे अपनी लोअर बॉडी के बिना ही रहना होगा। अब इस हॉरिफाइंग न्यूज को जानकर एंडी डॉक्टर स्टीफन के पास जाता है और यहाँ पर वो स्टीफन से उसके नैनोबॉट्स के बारे में और जानकारी लेता है। लेकिन ये जानकर उसे काफी मायूसी होती है कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग के बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी इंसान के ऊपर तो टेस्टिंग अलाउड नहीं करेगा, चाहे कोई भी इंसान इसके लिए कितना भी तैयार क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर लॉ सूट का खतरा होगा। अब यहाँ पर एंडी जूडी के साथ अपने आने वाली जिंदगी की प्लानिंग कर रहा था और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो वो रात को छिपके से स्टीफन की लैब में जाकर वो नैनोबॉट्स अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और इसके रिजल्ट
जल्दी 3 दिनों के अंदर ही आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसका ट्यूमर 3 दिनों के अंदर ही इतनी जल्दी हैरतमंद तरीके से कम हो गया है। अब ये जानकर एंडी काफी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब उसे फाइनली अपने नए जीवन की खबर मिली होती है। लेकिन डॉक्टर तो इतनी सडन रिकवरी देखकर हैरान ही रह जाती है। लेकिन नैनोबॉट्स के फायदे अभी खत्म नहीं होते, क्योंकि एक दिन सुबह उठने पर एंडी को पता चलता है कि अब उसे देखने के लिए चश्मे की जरूरत भी नहीं रही। और एक्साइटेड होके वो तुरंत ही स्टीफन के पास जाता है और उसे उसकी टेक्नोलॉजी नैनोबॉट्स की सफलता के बारे में बताता है। और अब अपनी रिसर्च की बोल्ड क्लेम्स के बारे में जानकर भी स्टीफन एंडी के ऊपर गुस्सा होता है कि आखिर एंडी ने अपनी जिंदगी और उसके करियर को इतने ज्यादा रिस्क में डाल दिया। पर एंडी का तो मानना था कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला, और वो यहाँ पर स्टीफन को अपनी बॉडी के ऊपर 20 साल पुराना एक निशान भी बताता है, जो कि अब पूरी तरीके से हील हो चुका था। लेकिन स्टीफन को फिक्र होती है कि ये नैनोबॉट एंडी की सेहत पर क्या असर दिखाएंगे, और साथ ही में उसे डर भी होता है कि इस अनटेस्टेड ड्रग को इंसान के ऊपर यूज करके उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन एंडी कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद किया है और तुम्हें तो ये सब कुछ पता भी नहीं था, तो तुम इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। और साथ ही में एंडी कहता है कि मैं दुनिया के लिए एक प्रूफ बन सकता हूँ कि तुम्हारे नैनोबॉट्स सच में काम करते हैं। लेकिन इस पर स्टीफन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्रोजेक्ट हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट था, और इसे डिस्क्लोज करके तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, या फिर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए किसी लैब में भी बंद करके रखा जा सकता है, और वहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरे में निडल्स लगा दी जाएंगी। और स्टीफन को यहाँ पर काफी डर होता है कि वो नैनोबॉट एंडी की बॉडी पर काफी बुरी तरीके से साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो इसीलिए एंडी की बॉडी से उन्हें खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन एंडी स्टीफन को मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो अपनी पूरी जिंदगी में अब सबसे ज्यादा फिट महसूस कर रहा है, और उसका कहना था कि ये नैनोबॉट अब उसे प्रोटेक्ट करेंगे और उसे हेल्दी ही रखेंगे। और साथ ही में उसे ये डर होता है कि अगर इन नैनोबॉट्स को डीएक्टिवेट करा गया तो उसका कैंसर वापस से आ सकता है। इसलिए फिर वो स्टीफन से कहता है कि तुम बस मुझे अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। और अब आखिर में स्टीफन भी उसकी बात को मान जाता है, और फिर वो लोग इन नैनोबॉट्स की फर्दर रिसर्च के लिए और भी ज्यादा टेस्ट करते हैं। और नैनोबॉट्स ने कैंसर ठीक करने, आईसाइट को ठीक करने और स्कार हील करने के साथ साथ एंडी को काफी ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा एक्टिव बना दिया था। और स्टीफन एंडी के ऊपर और भी ज्यादा टेस्ट करता है कि उसके नैनोबॉट्स आखिर और क्या क्या कर सकते हैं। और इन नैनोबॉट्स के जरिए एंडी किसी तरीके से पानी के अंदर भी बड़े ही आराम से रह पा रहा था, और 7 मिनट तक वो पानी के अंदर अपनी सांस को रोक पा रहा होता है। और नैनोबॉट्स यहाँ पर उसके जले हुए हाथ को भी बस कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर देते हैं। और एंडी यहाँ पर कहता है कि वो स्टीफन और उसके नैनोबॉट्स का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उसने उसकी जिंदगी को इतना अच्छा बना दिया। और अगले दिन एंडी जूडी के साथ जॉगिंग के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एंडी तो बिल्कुल भी नहीं थकता, जिसे देखकर जूडी बिल्कुल ही हैरान थी। और उसके बढ़ते हुए मेकआउट स्टेमिना के लिए जूडी उसके ऊपर शक करती है, और जूडी उसकी बदली हुई पर्सनैलिटी की वजह से कुछ दिनों के लिए उसके घर से चली जाती है। अब अगली सुबह उठने पर एंडी को पता चलता है कि नैनोबॉट्स ने उसकी गर्दन पर मछलियों के गिल्स ग्रो कर दिए थे, जिनसे वो पानी के अंदर पूरी तरीके से खुल के सांस ले सकता है। अब ये देखकर स्टीफन काफी ज्यादा डर जाता है, और वो तुरंत ही यहाँ पर एंडी की बॉडी में से सारे नैनोबॉट्स को डीएक्टिवेट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि इन नैनोबॉट्स को डीएक्टिवेट करने वाला प्रोग्राम अभी तक कंप्लीट नहीं है। और स्टीफन का मानना था कि वो नैनोबॉट बाहर निकलने के लिए उसके कमांड को फॉलो नहीं कर रहे, और उसकी बॉडी में नैनोबॉट्स काफी ज्यादा थे, और उसके कमांड के अकॉर्डिंग चलने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसके बाद एंडी स्टीफन को घर जाकर सो जाने के लिए कहता है, और एंडी का ख्याल था कि शायद सुबह तक ये सारे नैनोबॉट्स अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे। पर अगले दिन जब एंडी उठता है तो उसे पता चलता है कि उन नैनोबॉट्स ने एंडी के सर के पीछे भी 2 नई आंखें ग्रो कर ली होती हैं। अब थोड़ी देर में स्टीफन भी वहाँ पर आ जाता है, और एंडी यहाँ पर इस नई डिस्कवरी से काफी घबरा गया होता है। अब इसके बाद यहाँ पर लैब में स्टीफन लॉजिक गेट फ्रीक्वेंसी को जैम करने की कोशिश करता है, ताकि ये नैनोबॉट्स आपस में कम्युनिकेट ना कर सकें। लेकिन ये भी काम नहीं करता, क्योंकि ये नैनोबॉट्स बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। इन्होंने यहाँ पर केमिकल ट्रांसमिशन शुरू कर दिया था। तब यहाँ पर एंडी पॉइजन और रेडिएशन की बेवकूफी भरी एडवाइस देता है इन्हें डीएक्टिवेट करने के लिए, लेकिन स्टीफन कहता है कि इससे तुम मारे जाओगे। अब ऑफिशियल तरीके से इन नैनोबॉट्स को शट डाउन ना करने पर स्टीफन हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक शॉक से उन्हें कम करने का सोचता है, जो कि अगर सही तरीके से किया जाए तो टेक्निकली थोड़ा सेफ तरीका था। और इसके लिए वो अपनी रेगुलर
ECT मशीन यूज करने वाला था और वो यहाँ पर एंडी से कहता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ सेकंड तक दर्द होगा। और अब पहली बार शॉक देने पर स्टीफन को यहाँ पर नैनोपॉड्स में थोड़ी कमी दिखती है, तो वो दूसरी बार भी शॉक देता है और फिर उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने के लिए वो तीसरी बार भी शॉक देता है, जिसमें उसने एंडी को लगभग मार ही डाला था। और इसमें यहाँ पर एंडी का दिल भी रुक गया होता है, लेकिन तभी यहाँ पर नैनोबॉट्स उसे दोबारा जिंदा करता है, जिसके तुरंत ही बाद एंडी उठकर स्टीफन से पूछता है क्या उसका प्लान काम किया या नहीं। तब स्टीफन बताता है नहीं, वो अभी तक तुम्हारे अंदर है और उन्होंने अब तो अपने आप को डुप्लीकेट करना भी शुरू कर दिया है और कुछ ही देर में वो दोबारा से अपनी फुल फोर्स में आ जाएंगे। तब एंडी कहता है कि हमें एक बार फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए, लेकिन स्टीफन कहता है कि इस बार तुम इस झटके को सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टीफन को डर होता है कि इस तरीके से कहीं एंडी की जान ना चली जाए। और फिर वो कहता है कि तुम उम्मीद मत छोड़ो, हम किसी न किसी तरीके से इन नैनोबॉट्स को हराने का कोई तो तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन एंडी का कहना था कि अगर इस हालत में मैं मर भी जाऊं तो इसमें भी कुछ बुरा नहीं है। अब इसके बाद हम एंडी को उसके घर पर देखते हैं, जहां पर खाना खाते समय अचानक से फोन बजने पर खाना उसके गले में फंस जाता है, क्योंकि उसके सुनने की ताकत सुपर नेचुरली काफी बढ़ गई होती है। अब यहाँ पर फोन पर जूडी उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। तब एंडी कहता है कि वो यूनिवर्सिटी में था, लेकिन जूडी यहाँ पर उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए घर पर आना चाह रही थी। पर एंडी ये कहकर तुरंत ही मना कर देता है कि ये सही टाइम नहीं है, और वो उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है, बस वो थोड़ा थका हुआ है। अब इसके बाद स्टीफन एंडी को देखने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन एंडी ने यहाँ पर खुद को पूरी तरीके से कवर कर रखा होता है और उसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। और यहाँ पर स्टीफन ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि उन नैनोबॉट्स ने इंटरनली और एक्सटर्नली खतरों से बचने के लिए उन्होंने एंडी की बॉडी को शील्ड कर लिया होता है, जेलीफिश की तरह फॉर्मेशन और उसकी हड्डियों की एक्स्ट्रा पसलियों से। और दरअसल यहाँ पर नैनोबॉट्स ने एक तरीके का एक्स्ट्रा बैरियर बना लिया होता है स्टीफन की कोशिशों से बचने के लिए। अब यहाँ पर स्टीफन एंडी को अपने साथ लैब चलने के लिए कहता है, और अब यहाँ पर एक्सरे करने से पता चलता है कि यहाँ पर नैनोबॉट्स ने उसकी हड्डियों की कैविटी और उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी रिब्स की हड्डियों को डबल कर दिया था। तब एंडी कहता है कि मैं इन सब के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता, बल्कि खुद को करता हूँ, क्योंकि ये पेंडोरा बॉक्स मैंने ही खोला था। और फिर डेस्परेट होकर इस टॉर्चर को खत्म करने के लिए एंडी अपने ऊपर चाकू पॉइंट कर लेता है, लेकिन स्टीफन उसे ये बोलकर रोकने की कोशिश करता है कि हम पब्लिक में जाकर दूसरे साइंटिस्टों से उनकी हेल्प ले सकते हैं। पर एंडी ये सब नहीं करना चाहता था, और वो ये भी नहीं चाहता था कि जूडी उसे किसी पागल के तौर पर याद रखे। और इसके बाद फिर वो स्टीफन को गुड बाय बोलते हुए खुद को स्टेप कर लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो नाइफ एंडी की बॉडी से बाहर आने लगती है और एंडी यहाँ पर दोबारा से सांस लेने लगता है, मतलब कि नैनोबॉट्स ने उसे दोबारा से जिंदा कर दिया था। तब एंडी यहाँ पर कहता है कि 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी आत्मा को एक नए शरीर के लिए बेच दिया, और उसे वो तो मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर जीने की ख्वाहिश नहीं बची और अब वो मरने के लिए बेचैन था। और उसे अपने इस फिजिकल कंडीशन पे काफी ज्यादा गुस्सा भी था, और ना मरने की वजह से वो वैसे ही काफी मायूस होता है। और वो यहाँ पर स्टीफन से कहता है चाहे कुछ भी करके मुझे किसी तरीके से ठीक करो या मुझे मार ही डालो। और साथ ही में वो यहाँ पर स्टीफन से वोल्टेज बढ़ाकर इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहता है, ताकि नैनोबॉट्स अपना और डिफेंस ना बना सकें और यहीं के यहीं खत्म हो जाएं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी स्टीफन इन नैनोबॉट्स को डीएक्टिवेट या खत्म नहीं कर पाता। लेकिन एंडी यहाँ पर किसी भी तरीके से बस मर जाना चाहता था, ताकि जूडी बस उसकी ये मॉन्स्टर जैसी हालत ना देख सके। और फिर लास्ट कुछ भी काम ना करने पर स्टीफन एंडी को इलेक्ट्रिक शॉक की एक बहुत ही बड़ी डोज देने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि ये नैनोबॉट्स भी खत्म हो जाएं और एंडी की जान भी चली जाए। और फिर स्टीफन सॉरी बोलते हुए बटन को प्रेस कर देता है, जिससे एंडी यहीं पर मर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर स्टीफन अपने बचे हुए नैनोबॉट्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और यहाँ पर स्टीफन ने आखिरी में अपनी लैब भी जला दी होती है, ताकि उसमें कोई भी एविडेंस ना बचे। और कुछ समय बाद यहाँ पर जूडी एंडी के अपार्टमेंट जाती है उसकी चीजें चेक करने के लिए। तब एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है, जिसके कांच से जूडी की उंगली पर कट लग गया होता है। लेकिन तुरंत ही यहाँ पर जूडी के हाथ पे लगा हुआ कट अपने आप ही हील हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर मेकआउट करने की वजह से जूडी के अंदर कुछ नैनोबॉट्स चले गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।